हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की रिवीजन क्लास। हर रिवीजन क्लास की शुरुआत में मैं कहता रहा हूं कि रिवीजन क्लासेस में लिखना कुछ नहीं है, आपको देखना है, सुनना है, समझना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिवीजन का इंट्रोडक्शन कहां से शुरू किया जाए। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आता है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक साइंटिफिक टर्म माना जाना चाहिए कि बिजनेस की नेचर को ध्यान से में रखते हुए, बिजनेस की नेचर को समझते हुए, गिवन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अगर हम ये डिसाइड करें कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, दैट इज कॉस्ट which should have been incurred. The cost which should have been incurred taking into consideration the nature and prevailing circumstances तो मेरे भाई जैसा बिजनेस है और बिजनेस जैसे सर्कमस्टांसेस में प्रिवेल होकर बिजनेस करता है, उस हिसाब से जो भी आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी आप सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा के देते हैं, उसकी कितनी कॉस्ट स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर होनी चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम सब लोग भी प्लानिंग करते ही हैं। हम सब लोग प्लानिंग मंथली बेसिस पर करते हैं, कई बार तो डेली बेसिस पर करते हैं, वीकली बेसिस पर भी करी जाती है, एनुअल बेसिस पर करी जाती है। हम सब लोग अपनी फैमिली के बजट्स भी बनाते हैं। अकॉर्डिंगली बिजनेस को भी अपने बजट्स डिसाइड करने पड़ते हैं अपनी एक एक एक्टिविटी को लेकर। मेरा मतलब है आपकी परचेजिंग एक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है, मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, सेल्स एक्टिविटी है, रिसर्च एक्टिविटी, अकाउंट्स एक्टिविटी। इन सब के बजट्स अगर बनाए जाते हैं तो यह भी डिसाइड किया जाता है कि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस में कितनी कॉस्ट हो सकती है। वेल, जितनी कॉस्ट होनी चाहिए उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट की इस सिंपल सी डेफिनेशन के बाद एक काम करते हैं, डिस्कशन का दूसरा पैरामीटर उठाते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपने इतनी सारी कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है कि जिसका ऑब्जेक्टिव है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक टेक्निक है जो किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए डेवलप करी गई है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करी जाती है। ए टेक्निक विच इज एडॉप्टेड या फिर अप्लाइड for identifying the difference between standard cost and actual cost। ओके, देखो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो पीरियड के शुरू में डिसाइड होगा कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन पीरियड के लास्ट में पता चलेगा कि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी हुई है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे मान लीजिए परचेज मैनेजर ये सोच के निकला कि इतनी क्वांटिटी परचेज करके आऊंगा और इस रेट पर परचेज करके आऊंगा, लेकिन पीरियड के आखिर में तो पता चलेगा ना कि क्वांटिटी कितनी परचेज करी गई और किस रेट पर परचेज करी गई। तो जो इवेंट के लास्ट में पता चलता है वो तो एक्चुअल है, जो शुरू में डिसाइड किया गया वो स्टैंडर्ड है।
तो जब हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के डिफरेंस को जानने के लिए एक टेक्निक को इंट्रोड्यूस करते हैं, टेक्निक हम पढ़ते हैं, उस टेक्निक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वेरी गुड जी। अच्छा, आप क्या करोगे अगर आप ये टेक्निक एडॉप्ट करोगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा? तो जो तीसरी बात मुझे समझ में आती है, ऑब्जेक्टिव है टू ascertain the variances. Well, variances means differences. कौन से differences? वही स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में। To ascertain the variances, okay, which may be favorable और अनफेवरेबल। वेल, अनफेवरेबल को एडवर्स वेरिएंसेस भी कहा जाता है। फेवरेबल वेरिएंसेस से हमारा मतलब है कि भाई जितनी कॉस्ट आपने शुरू में डिसाइड करी थी, आपने कम कॉस्ट में उसी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करके बताया। एक तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट को सेव किया गया। अभी एग्जांपल दे रहा था ना, परचेज मैनेजर मटेरियल परचेज करने के लिए गया तो वो सस्ते रेट पे परचेज करके लाए, या फिर प्रोडक्शन मैनेजर को हमने कहा कि आपको इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए इतना मटेरियल कंज्यूम करना चाहिए था, तो उस प्रोडक्शन मैनेजर ने रॉ मटेरियल कम कंज्यूम करके बताया। इसका मतलब सिचुएशन हमारे फेवर में गई, कॉस्ट हमारी सेव हुई। लेकिन ये कॉस्ट बढ़ भी सकती है, वो अनफेवरेबल या फिर एडवर्स वेरिएंसेस भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है कि ये पता करे जाएं कि वो जो वेरिएंसेस हैं वो फेवरेबल कितने हैं और अनफेवरेबल कितने। अच्छा, जब आप ये पता करोगे कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, उसके साथ एक बात और पता करिएगा, क्या? आल्सो इट शुड बी ascertained whether such variances are controllable or not। मेरे भाई, ये सही है कि डिफरेंसेस पता करने के लिए ये टेक्निक पढ़ी जाती है, पर वो डिफरेंसेस कई बार ना अनकंट्रोलेबल होते, हम चाहे भी तो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जैसे मटेरियल परचेज किया, महंगा हो गया क्योंकि सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया। अब कोई हमसे पूछ के तो बढ़ाया नहीं जाता भाई, तो इसका मतलब ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ डिफरेंसेस कॉस्ट में आए हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप सिर्फ उनको इग्नोर कर सकते हैं। हां, जो वेरिएंसेस आपके कंट्रोल में थे, आप ही को नहीं पता था कि मटेरियल की परचेजिंग कैसे होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, आपको अगर मटेरियल सस्ता परचेज करना था तो होलसेल मार्केट से परचेज करना चाहिए था, पर आपने गलती से रिटेल मार्केट से परचेज किया। या फिर आपको यह मालूम होना चाहिए था कि ऐसे कौन से टाइमिंग्स होते हैं जब वो पर्टिकुलर मटेरियल सस्ते रेट पर अवेलेबल होता है, आपने उस टाइम पर परचेज नहीं करा। ये वो रीजंस हैं जो रीजन आपके कंट्रोल में थे। तो आपको पता करना पड़ेगा कौन से रीजन को कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से रीजन को नहीं। अनकंट्रोलेबल रीजन सिर्फ इग्नोर करे जा सकते हैं, जबकि कंट्रोलेबल रीजन जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में वो दोबारा से रिपीट ना हो। जब हम वेरिएंसेस पता करते हैं तो हम लोग मैनेजमेंट को ये बताएंगे ना कि ये रीजंस हैं, ये डिफरेंसेस हैं, और इसके पीछे कंट्रोलेबल रीजंस हैं, अनकंट्रोलेबल रीजंस हैं। मैनेजमेंट को जब ये रीजंस पता चलेंगे तो फिर वो फ्यूचर करेक्टिव एक्शंस के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे ताकि वो वेरिएंसेस फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो। अच्छा, ये हल्का सा हम लोगों ने थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन इसमें शुरू कर दिया है। अब मेरे पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टोटल 3 एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। जब आप उनको समझेंगे ना तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर जाएंगे तो सिचुएशन और ज्यादा क्लियर होगी। अच्छा, जो 3 एग्जाम्पल्स हैं
मैं ये चाहूंगा कि ये 3 एग्जाम्पल्स में अपनी मेन क्लास जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई पड़ी हैं उसमें से पिक करूं। तो मैं फिर से अपनी टेक्निकल टीम को इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि मेरी मेन क्लास से वीडियो का एक हिस्सा उठाया जाए और यहां पर इसको अटैच किया जाए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक एग्जाम्पल्स को समझने के लिए। लगभग कोई 15-20 मिनट के आसपास का टाइम मुझे लगेगा। मैं 1, 2, 3 एग्जाम्पल की मदद से आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेस को थोड़ा सा क्लियर करवा के देना चाहता हूं जी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक के थोड़ी देर में। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेगा, बजटेड आउटपुट। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि हमने पीरियड के शुरू में सोचा कि हम 1000 यूनिट बनाएंगे। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि हमने ये भी सोचा कि 1000 यूनिट को बनाने में हमारा जो मटेरियल कॉस्ट होगा वो होगा ₹10,000। वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है। फिर जब हम पीरियड के आखिर में आए तो हमको पता चला कि जो एक्चुअल में आउटपुट बनाया गया है वो तो सिर्फ 8000 यूनिट्स का है। इसका मतलब आपने उतना आउटपुट बनाया नहीं जी जितना आपने सोचा था। सोचा तो आपने 1000 यूनिट का था। ओके ओके, एक काम करें, इसको मैं हल्का सा चेंज कर लेता हूं जी। 8000 नहीं, 800 यूनिट, माफी चाहूंगा जी, 800 यूनिट। अच्छा, आपने आउटपुट उतना बनाया नहीं, सोचा तो आपने 1000 यूनिट का था, बनाया सिर्फ 800 यूनिट। वेरी गुड जी। अब हमने ये पूछा कि बताओ इनको बनाने में आपका एक्चुअल में मटेरियल कॉस्ट हुआ कितना, कितना हुआ, कितना हुआ? तो मटेरियल डिपार्टमेंट ने ये बताया कि एक्चुअल में मटेरियल कॉस्ट हुआ हमारा ₹7,800। हमने कहा वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 7,800 का कॉस्ट हुआ। अच्छा, आप हमसे क्या चाहते हैं? कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या कैलकुलेट करना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब डिफरेंस, तो बताए मटेरियल कॉस्ट में डिफरेंस कितना है। एक तरीके से क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन लिख लिया ना, वेरी गुड जी। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। आप लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू अच्छा बच्चों, कहने को मैं एक फार्मूला लिखूंगा, पर आप जानते हो मुझे फार्मूला शब्द से बड़ी चिढ़ है। ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट का अपमान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पहले आप मुझे लिखने तो दीजिए। दिस इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और आप उसमें से डिडक्ट कर दीजिए एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। हां जी, क्या लिखा आपने? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और आप उसमें से डिडक्ट करें एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। आप कहेंगे कि एज पर स्टैंडर्ड मटेरियल डिपार्टमेंट की कॉस्ट होनी चाहिए थी ₹10,000। एज पर स्टैंडर्ड आपको यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए थी 1000। इसका मतलब एज पर स्टैंडर्ड ₹10,000 डिवाइडेड बाय 1000, कॉस्ट शुड हैव बीन ₹10 पर यूनिट। और एक्चुअल में आउटपुट कितना बना है? एक्चुअल में आउटपुट बना है 800 यूनिट। तो सोचिए कि 800 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी। वेरी गुड। आप इसमें से डिडक्ट करिएगा
कि कितनी कॉस्ट उसी एक्चुअल आउटपुट के बनाने में हुई है, दैट इज ₹7,800। अच्छा, मैं ये काम क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मटेरियल कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। मटेरियल कॉस्ट इस कंटेक्स्ट में ऐसे सोची जा सकती कि अगर 1000 यूनिट्स की इतनी तो 800 यूनिट की कितनी। आप कहेंगे सर अगर ये फिक्स कॉस्ट होती तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू हुआ है। आप काहे को टेंशन ले रहे हो भैया, फिक्स कॉस्ट के मैटर पर भी आ जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी बहुत लंबा चलने वाला है, धीरे धीरे करके ही तो सारी बातें समझ में आएंगी ना। अभी पहले ये कंसेप्ट तो समझ में आ जाए। आप मुझे बताओ, चलो वेरिएबल कॉस्ट सही, मटेरियल कॉस्ट का एग्जांपल है। 800 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? आप कहेंगे ₹8,000, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट कितनी हुई है? 7,800। इसका मतलब क्या आप ये बात मानते हैं कि 200 रुपए का डिफरेंस है? द आंसर इज यस। लेकिन जो 200 का डिफरेंस है, बताइए अच्छा वाला है कि बुरा वाला है? अगर आपको लगता है कि कॉस्ट कम हुई है तो डिफरेंस अच्छा वाला है, अगर कॉस्ट ज्यादा हो गई है तो डिफरेंस बुरा वाला है। अच्छा, हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आंसर देंगे, आप आंसर के साथ लिखेंगे कि ये अच्छा वाला फर्क है कि बुरा वाला फर्क है। आप पूछेंगे सर कैसे, हमको लिखना क्या पड़ेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ब्रैकेट में लिखेंगे एफ। पूछेंगे एफ यानी फायदा? नहीं, एफ यानी फेवरेबल, यानी ये सिचुएशन हमारे फेवर में है कि कॉस्ट तो होनी चाहिए थी 8,000 पर कॉस्ट हुई है सिर्फ 7,800। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप एक बात मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या ये एक फार्मूला है या ये कंसेप्ट है? भाई कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, कितनी कॉस्ट हुई, इसका डिफरेंस। अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर आपने फार्मूला हमको रट्टा लगवा कर दिया है, तो भाई साहब हमें बहुत बुरा लगता है। इसमें ऐसा क्या है कि पहली बात तो फार्मूला ये है ही नहीं, बात बस इतनी सी है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के डिफरेंस को पता किया जाए और फाइनली बताया जाए कि ये डिफरेंस हमारे फेवर में है या ये हमारे फेवर में नहीं है। ओके जी, चलिए। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया है, बड़ी अच्छी बात है। चूंकि आपने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, इसका मतलब आप एग्जाम्पल नंबर 2 भी लिखने वाले हैं। जरूर जरूर जरूर। और ये मैं अगली स्लाइड पर आ गया जी, शाबाश, लिखिएगा जी एग्जाम्पल नंबर 2। वाह जी वाह। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लिखेगा ए, बजटेड आउटपुट। अच्छा, फिर से लिखेगा कि जो बजटेड आउटपुट है ना वही 1000 यूनिट है। आप कहेंगे सर क्या बात हो गई, वही एग्जाम्पल दोबारा लिखवाइएगा क्या? अरे लिखो तो सही यार। फिर आप लिखिएगा बजटेड लेबर कॉस्ट। अच्छा जी, तो अब आप मटेरियल कॉस्ट नहीं लेबर कॉस्ट पर आ गए। तो एज पर बजट मान लीजिए लेबर कॉस्ट होनी चाहिए थी ₹10,000। ओके। पॉइंट नंबर सी, पीरियड के आखिर में पता चला कि एक्चुअल में जो आउटपुट बना है प्यारे, वो आउटपुट बना है 800 यूनिट्स। वेरी गुड। और इसको बनाने में जो हमारी एक्चुअल लेबर कॉस्ट हुई है, वो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है ₹8,500। अच्छा, इसका मतलब यहां कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो गई। जहां मटेरियल कॉस्ट में आप कॉस्ट के सेव होने के बारे में बात कर रहे थे, आप लेबर कॉस्ट में कॉस्ट के एक्स्ट्रा स्पेंड होने के बारे में बात करेंगे। वेरी गुड जी। अगर इसको क्वेश्चन माना जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यानी लेबर डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी और कितनी कॉस्ट हुई है, आप उसका फर्क हमको बताइए। जरूर जरूर बताएंगे भाई साहब। आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं जी। आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, ओके। फिर से अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं
तो आपकी मर्जी भैया, आप लिखेंगे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें से डिडक्ट कर दीजिएगा, क्या डिडक्ट आप करेंगे? एक्चुअल लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप भी मुझे बताएं कि जैसे मटेरियल कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्या लेबर कॉस्ट भी एक वेरिएबल कॉस्ट होता है? द आंसर इज यस। वर्कर को जो वेजेस दी जाती है वो आउटपुट बेस्ड होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो होता ही है। आप ये कह सकते हैं सर आपने दूसरा एग्जांपल भी वेरिएबल कॉस्ट का ही लिया, आप फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल कब लेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को तो कोई जल्दबाजी नहीं है साहब, मैं तो फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल लूंगा समझ लो चौथी या पांचवी क्लास में जाकर। मैं अभी फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करना ही नहीं चाहता, अभी स्टूडेंट को वेरिएबल कॉस्ट का लॉजिक तो समझ में आ जाए, फिक्स कॉस्ट के बारे में आराम से बात करेंगे जी। आप कहेंगे कि लेबर कॉस्ट होनी चाहिए थी ₹10,000 इन रिलेशन टू 1000 यूनिट्स। वेरी गुड जी। एक्चुअल में यूनिट बनी है सिर्फ 800, तो प्रोपोर्शनेटली आप ये सोच लीजिए कि कितनी लेबर डिपार्टमेंट की कॉस्ट होनी चाहिए थी एक्चुअल में, लेकिन कॉस्ट हुई है 8500। वेरी गुड जी। इस पर आप कहेंगे कि कॉस्ट होनी चाहिए थी ₹8000 पर वो हो गई 8500, यानी ये जो डिफरेंस है ना, ये मैनेजमेंट को बहुत बुरा लगेगा। बुरी बात हो गई भाई साहब, ये तो जरा ज्यादा ही कॉस्ट हो गई, 500 रुपए ज्यादा कॉस्ट हो गई, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आप ब्रैकेट में लिखेंगे अच्छी बात नहीं है। पर आप कहेंगे सर ये कैसे लिखा जाता है? ये राजी ए, इस पर आप कहेंगे ए से अच्छी बात नहीं है कैसे पता चलता है? मेरे प्यारे बच्चों, ए से मेरा मतलब है एडवर्स, अनफेवरेबल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आंसर में अगर ये आपने फेवरेबल एडवर्स नहीं लिखा ना, तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, भले ही आपका आंसर कितना भी सही क्यों ना हो। खैर चलिए, ये आपको एग्जांपल नंबर 2 समझ में आ गया। आप कहेंगे सर एग्जांपल नंबर 1 और 2 में फर्क ही क्या है? एक में आपने फेवरेबल सिचुएशन और दूसरे में आपने एडवर्स सिचुएशन क्रिएट करके दी है, कुल मिलाकर दोनों एग्जांपल्स का मतलब तो एक ही था। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर क्लियर हो चुका है तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको देने जा रहा हूं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जी, सही बता रहा हूं, आपके दिल के करीब है जी ये एग्जाम्पल। पर इससे पहले कि ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आऊं, मैं ना आपको एक पोजीशन पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि जी आपकी भावनाओं के साथ खेलने का मेरा कोई इरादा नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को ये एग्जाम्पल पसंद आए तो मैं पहले से माफी मांग लेता हूं जी, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं के साथ खेलूं। एग्जाम्पल पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा जी। ए स्टूडेंट plans to study for 10 hours in a day। अब मैं जानता हूं ये स्टेटमेंट पढ़कर आपको बहुत बुरा लगा होगा साहब, आपको लगा होगा कि लो बताओ, घर में माँ बाप जो कम है जो ताने मारते हैं, आप भी ये कोई टारगेट हुआ साहब? एक स्टूडेंट ने प्लान बनाया कि दिन में 10 घंटे पढ़ाई करी जाएगी। थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचिए, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचिए। खैर इसलिए मैंने कहा था कि अगर किसी को एग्जाम्पल बुरा लगता है तो मैं पहले से माफी मांग लेता हूं भैया। खैर मैं एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूं जी। एग्जाम्पल में पॉइंट नंबर बी में लिखेगा जी, ईच क्वेश्चन in the study time
आप जितनी देर भी पढ़ाई करेंगे उसमें आप ये मानकर चलिएगा ईच क्वेश्चन इन द स्टडी टाइम रिक्वायर्स 30 मिनट्स। 30 मिनट्स यानी आधे घंटे का टाइम। क्या बढ़िया बात बताई गई है कि एक क्वेश्चन को करने में आप ये मानकर चलिए कि आधे घंटे का टाइम लग जाता है जी। ऑफ कोर्स आप तो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं साहब कि आधे घंटे का टाइम एक क्वेश्चन के लिए ऑफ कोर्स एक बड़ा स्टैंडर्ड या फिक्स टाइम रहता ही है। चलिए खैर, दो बातें हमने आपको बताई। पहली बात कि जी स्टूडेंट कहता है कि मैं दिन में 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, और दूसरी बात एक एक क्वेश्चन को करने में आधे घंटे का टाइम तो लगना ही चाहिए। तीसरी बात, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डे, तो किसी खास दिन क्या हुआ, द स्टूडेंट कंप्लीटेड। वैसे कंप्लीटेड शब्द पता नहीं अच्छा है या बुरा है। 16 क्वेश्चंस by studying for 12 hours। तो एक खास दिन क्या हुआ कि बच्चे ने 10 घंटे नहीं 12 घंटे पढ़ाई करी। आपके बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। 10 नहीं 12 घंटे पढ़ाई करी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन खाली 16 हुए। अब आप सोच में पड़ गए कि यार अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। देर तक तो हम पढ़े, पर यार क्वेश्चन ऐसा लगता है थोड़े कम रह गए। नहीं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है क्वेश्चन कम रह गए कि नहीं? बस आप समझिए मैनेजमेंट भी ना अपने आप को ना इसी पोजीशन में पाता है। मैनेजमेंट कहता है यार हमने वर्कर से काम तो देर तक करवाया, वर्कर तो देर तक काम करता हुआ दिख रहा है, पर कमबख्त आउटपुट तो बना ही नहीं। ये क्या हो गया भाई साहब? ये कुछ ऐसी बात है जैसे हमारे घर में मां बाप ये सोचते हैं कि यार बच्चा पढ़ता हुआ दिखता तो है, पढ़ता हुआ दिखता तो है, लेकिन नंबर तो आते नहीं। असलियत में सोचा जाए तो आपको लगेगा यार इनपुट का कंजम्पशन तो बहुत हो रहा है, इनपुट में तो कोई कमी नहीं है, पर असली चीज तो यार आउटपुट होती है। अगर आउटपुट ना बना तो मैनेजमेंट को कभी कभार इसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। प्यारे, जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो, जो प्रॉब्लम हमारे घर में मां बाप फेस करते हैं, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है भाई साहब। अच्छा, आप इसको बनाइए क्वेश्चन और आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। आप कहेंगे सर पूछिए पूछिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। पहला सवाल, आप हमको बताएं बजटेड आउटपुट। आप कहेंगे सर ये क्या पूछ रहे हैं आप, बजटेड आउटपुट? बताओ कैसा क्वेश्चन और कैसा आप हमसे रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं। खैर चलिए, पहले मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूं। बजटेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट। तीसरी बात, बजटेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। चौथी बात, आउटपुट लॉस। और पांचवी बात, इनपुट लॉस। आप हमको जी ये 5 बातें कैलकुलेट करके बताएं। आप कहेंगे सर कमाल है आप आप पूछ क्या रहे हैं और आपने इंफॉर्मेशन कैसी दे रखी है, कैसी इंफॉर्मेशन और कैसी रिक्वायरमेंट। खैर चलिए, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो खैर हम देंगे ही देंगे। शुरू करें जी। ओके जी, आप लोग इसको कॉपी कर चुके हैं, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो पहला सवाल हमारे सामने ये है
कि बताइए एज पर बजट, यानी जो बात पीरियड के शुरू में सोची गई थी, आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर लेना चाहिए था। आप कहेंगे सर ये तो हो गया। अगर आपका प्लान ये था कि एक क्वेश्चन आधे घंटे में होता है और आपने 10 घंटे की पढ़ाई का प्लान बनाया था, इसका मतलब 10 घंटे में 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। मैनेजमेंट भी वर्कर्स को लेकर ऐसे ही सोचता होगा, पीरियड के शुरू में सोचता होगा हम वर्कर से इतना काम करवाएंगे, एक यूनिट इतने टाइम में बन जानी चाहिए थी, इसका मतलब इतना आउटपुट बन जाना चाहिए था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे दिक्कत पता किस बात की, आपने इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे दिया, मुझे इस बात की दिक्कत आपके, वाह भाई साहब, स्टूडेंट को कोई भी अगर मान लीजिए उसके लिए फेवरेबल कोई बात हो जाती है तो टीचर को दिक्कत हो जाती। अच्छा चलिए, मैंने कहा कि क्वेश्चन आधे घंटे में होना चाहिए था। मान लो मैं ये कहता कि क्वेश्चन होना चाहिए था 15 मिनट और 25 सेकंड में, तो बताओ 10 घंटे में कितने क्वेश्चन होने चाहिए थे। आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो भाई साहब, आप आसान सिचुएशन को क्यों खराब कर रहे हो। पर मैं क्या करूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक काम करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन डेवलप करते हैं जिसकी मदद से आसान क्वेश्चन आए या मुश्किल क्वेश्चन आए, हम हर सिचुएशन को डील कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और आइए इसका सॉल्यूशन देते। और सॉल्यूशन किस हिसाब से देते हैं कि इन एनी केस आप इसका आंसर निकाल सके, भले ही सिचुएशन कन्वीनियंट हो या ना हो। मैं आपके सामने वो सिचुएशन लेकर आता हूं जी। तो पहली रिक्वायरमेंट है बजटेड आउटपुट, यानी कितना आउटपुट बना लेना चाहिए था। इसका जवाब क्या है, बजटेड इनपुट ब्रैकेट में टोटल डिवाइडेड बाय बजटेड इनपुट ब्रैकेट में पर यूनिट। वाह जी वाह, ये फार्मूला लगाइए और हर सिचुएशन को हैंडल करिए। अच्छा, जैसे वापस यहां पर आइए, क्या ये लिखा नहीं है कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए थी। यस। क्या ये लिखा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन आधे घंटे में हो जाना चाहिए था, हाफ आवर पर क्वेश्चन। तो इसका मतलब 10 घंटे के अंदर मैनेजमेंट को कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अब आप मुझे बताइए, सारी समस्याओं का समाधान हो गया कि नहीं। कल को क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल हो जाए तो भी आप ये याद रखिएगा, आपको ऊपर क्या लिखना है, एज पर बजट कितना इनपुट यूज होना चाहिए था। आपको नीचे क्या लिखना है, एज पर बजट एक यूनिट को बनाने में इनपुट कितना यूज होना चाहिए था। द मैटर कम्स टू एन एंड। सो सिंपल। याद रखेंगे आप इस बात को। वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं आपका ध्यान पॉइंट नंबर बी पर ले आऊं, जरा पिछली स्लाइड पर आता हूं। अब वो सवाल क्या पूछते हैं, बजटेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट। वाह जी वाह, वाह जी वाह, आपसे पूछा जा रहा है बजटेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट। अच्छा ठीक है जी, फिर से पिछली स्लाइड पर आइए। सुना है कि आपने 12 घंटे पढ़ाई करी है, सुना है कि आपने 12 घंटे पढ़ाई करी है। 12 घंटे ही पढ़ने थे तो कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। एक क्वेश्चन आधे घंटे में होता है तो प्यारे 12 घंटे में तो 24 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। पता कैसे करें हम, मैं बताता हूं। एक्चुअल इनपुट टोटल डिवाइडेड बाय बजटेड इनपुट
पर यूनिट। ओके, एक्चुअल इनपुट 12 आवर्स, बजटेड इनपुट हाफ आवर पर क्वेश्चन। वाजिबा। तो जरा बताना कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे? आप कहेंगे 24 क्वेश्चंस। तो मेरे भाई ये जो आप इतना उछल रहे थे ना, हमने 12 घंटे पढ़ाई करी, हमने 12 घंटे पढ़ाई करी, क्या खाक पढ़ाई करी? 12 घंटे में पोटेंशियल तो इस बात का था, किस बात का पोटेंशियल था कि 24 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, और आपने करे कितने? 16 क्वेश्चन। तो अपने आप से पूछो भाई साहब, दुनिया को खुश कर रहे हो कि अपने आप को खुश कर रहे हो? घर वाले खुश हैं कि बच्चा इतना पढ़ता है, पर सोचिए इसी तरीके से हम मैनेजमेंट को यह समझाएंगे कि अपने आप से सवाल करना सीखिए। सोचिए कि जो इनपुट आपने यूज किया, जो टाइम आपने लगाया, उसका पोटेंशियल क्या था, और आपने उस टाइम में एक्चुअल में हासिल क्या करा। दिस इज नोन एज रियल सिचुएशन ऑफ फेसिंग द सर्कमस्टांसेस। आप जो सर्कमस्टांसेस में उसकी रियल सिचुएशन को आइडेंटिफाई करें, गलत फहमी में मत जिए। ये जो स्टूडेंट गलत फहमी में जीते हैं ना कि इतने घंटे पढ़े, इतने घंटे पढ़े, बेकार की बात है। इतने घंटे में हासिल क्या करा? तो इसीलिए आउटपुट के बेसिस पर फैसले लेने होते हैं, इनपुट के बेसिस पर फैसले लेने वाले गलत फैसले लेते हैं। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया भाषण है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए। आप मुझे बताओ रिक्वायरमेंट नंबर सी क्या है? ये रही, बस्टेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। वाह जी वाह। बजटेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपने 16 क्वेश्चन करे हैं, ये कितने घंटे की पढ़ाई में हो जाने चाहिए थे? आप कहेंगे सर 8 घंटे। अगर एक क्वेश्चन आधे घंटे में होता है तो, लेकिन मुझे चाहिए फार्मूला, मुझे चाहिए फार्मूला। दिस इज एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विद बजटेड इनपुट पर यूनिट। भैया आपने तो 16 क्वेश्चन कर दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन होना चाहिए था आधे घंटे में। वेरी गुड जी। तो 16 क्वेश्चन ही करने थे, तो प्यारे 8 घंटे में काम निपटा दिया जाना चाहिए था, पर आपने कितने लिए? 12 घंटे। अच्छा, आपने अच्छा काम नहीं किया। चौथी रिक्वायरमेंट आउटपुट लॉस। आप कहेंगे ओके, आउटपुट लॉस, इसका मैं क्या फार्मूला बताऊं भाई साहब? आप अभी अभी बता रहे हैं कि आपको 24 क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे, पर आपने 16 क्वेश्चन करे हैं। इसका मतलब आपको 8 क्वेश्चंस का लॉस हुआ है। आपको 24 क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे, आपने अभी अभी बताए, पर आपने क्वेश्चन खाली 16 करे। ये आपके आउटपुट का लॉस है। इनपुट लॉस, इसका मैं आपको क्या फार्मूला बताऊं भाई साहब? सुना है आपने 12 घंटे पढ़ाई करी। हां जी। सुना है 12 घंटे पढ़ाई करके 16 क्वेश्चन करे। हां जी। 16 क्वेश्चन 8 घंटे में हो जाने चाहिए थे। हां जी। तो आपने 4 घंटे का समय अपना बर्बाद किया। टाइम बर्बाद हुआ। ये इनपुट क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचिए, जब वर्कर कहता है मैं इतने घंटे काम करता हूं, तो भैया ये इनपुट ही तो है ना। जब वर्कर कहता है मैंने इतनी क्वांटिटी बनाई, तो ये आउटपुट ही तो है ना।
तो आउटपुट का नुकसान उस सेंस में सोचिए कि आपने क्या बनाया, आप क्या बना सकते थे। इनपुट का नुकसान इस सेंस में सोचिए कि आपने कितना इनपुट डाला और आपको कितना इनपुट डालना चाहिए था। इस कंटेक्स्ट में बात को सोचेगा तो बात ज्यादा अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इन तीन एग्जाम्पल्स को डील करने के बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस और प्रॉफिट वेरिएंसेस को कंप्यूट करने का सिस्टम समझना होगा। स्टार्ट करते हैं मटेरियल वेरिएंसेस से। देखो जी, जो मटेरियल वेरिएंसेस हैं उसमें पहले वो कितने टाइप्स के हैं या कितनी कैटेगरीज हैं। सबसे बड़ा वेरिएंस है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डीएमसीवी। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये जानने का होगा कि मटेरियल डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, कितनी कॉस्ट हुई है, उसमें बेसिक डिफरेंस कितना है। जो वीडियो आप अभी देख रहे थे उसमें इसी के बारे में बातचीत हो रही थी। फिर डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस है और यूसेज वेरिएंस है। ओके, प्राइस वेरिएंस में प्राइस पर बात होगी, यानी रॉ मटेरियल किस प्राइस पे खरीदा जाना चाहिए था और किस प्राइस पे खरीदा गया है। एक तरीके से जो प्राइस वेरिएंस है वो परचेज मैनेजर की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने में आपकी मदद करेगा। और जो यूसेज वेरिएंस है, यानी कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था, कितना यूज हुआ है, ये एक तरीके से प्रोडक्शन मैनेजर की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने में आपकी मदद करेगा। जो यूसेज वेरिएंस है वो आगे दो पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। एक है उसमें मिक्स्ड वेरिएंस और दूसरा उसमें यील्ड वेरिएंस। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, पर कुल मिलाकर मटेरियल वेरिएंसेस में ये 5 तरीके के वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। स्टार्ट मैं करना चाहूंगा डीएमसीवी से, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जी। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। सबसे सिंपल फार्मूला यही माना जाना चाहिए। और SP मल्टीप्लाइड विद SQAO माइनस AP मल्टीप्लाइड विद AQ। SP स्टैंडर्ड प्राइस, किस प्राइस पे मटेरियल खरीदना चाहिए था, AP एक्चुअल प्राइस, किस प्राइस पे मटेरियल खरीदा गया है, और AQ एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी या इनपुट कंज्यूम हुई है, और SQAO स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, दैट इज इनपुट विच शुड हैव बीन कंज्यूम्ड। फार्मूले का बेस क्या है, किस प्राइस पे मटेरियल खरीदा जाना चाहिए था, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए थी, दोनों बातें एज पर स्टैंडर्ड। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यह पता चलता है कि जो एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन्ड है उसकी कितनी मटेरियल कॉस्ट हो सकती थी, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि एक्चुअल में क्या प्राइस है और एक्चुअल में क्या क्वांटिटी इनपुट की कंज्यूम हुई है, दोनों बातें अगर एज पर एक्चुअल होंगी तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। तो बेसिक आइडिया क्या है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। डिफरेंस रिप्रेजेंट्स कि मटेरियल डिपार्टमेंट की टोटल में सेविंग हुई है या टोटल में जो है अनफेवरेबल सिचुएशन आपके सामने आई है। हो सकता है आपने कॉस्ट सेव करी हो या कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो गई हो। फेवरेबल इसका मतलब आपने कॉस्ट को सेव करा है, एडवर्स यानी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो गई। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से हुए, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं। देखिए जी, जब हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आप इसको कैसे समझेंगे? वेल, प्राइस एट विच एक्चुअल इनपुट शुड हैव बीन परचेज्ड। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, पर आप इसको ऐसे सोचेगा, AQ यानी एक्चुअल में जो इनपुट कंज्यूम किया गया है मल्टीप्लाइड विद SP यानी किस प्राइस पे वो परचेज किया जाना चाहिए था। जो इनपुट कंज्यूम किया गया है वो किस प्राइस पे खरीदा जाना चाहिए था। इधर जो इनपुट कंज्यूम किया गया है वो एक्चुअल में किस प्राइस पे खरीदा गया है। इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, प्राइस एट विच एक्चुअल इनपुट इज एक्चुअली परचेज्ड। जब आप दोनों का डिफरेंस पता करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी तो कॉमन आ गई,
डिफरेंस आ गया एसपी माइनस एपी। इसका सीधा सा मतलब है कि मटेरियल डिपार्टमेंट को किस प्राइस पे मटेरियल खरीदना चाहिए था। लेट अस अज्यूम हमने परचेज मैनेजर को कहा कि 1-1 किलोग्राम आप 5 रुपए के रेट पे खरीद के लाइए, तो स्टैंडर्ड प्राइस होगा ₹5। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने खरीदा 4 रुपए के रेट पर, एक्चुअल प्राइस ₹4। नाउ ₹5 माइनस 4, डिफरेंस इज ₹1 एंड दैट इज फेवरेबल। और जो भी एक्चुअल इनपुट कंज्यूम किया गया है उसके रिलेशन में। तो जब प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस का डिफरेंस पता करना है, क्वांटिटी का डिफरेंस पता नहीं करना भाई। जो क्वांटिटी कंज्यूम हुई है सो हुई है। एक तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि जब आप परचेज मैनेजर की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करें तो खाली प्राइस के डिफरेंस पे डिस्कशन हो, क्वांटिटी के डिफरेंस पे डिस्कशन ना हो। आप परचेज मैनेजर को यह कैसे कह सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करनी चाहिए थी? नो, नेवर। परचेज मैनेजर भला यह बात क्यों सुनेगा? यूसेज वेरिएंस पर आते। यूसेज वेरिएंस यानी प्रोडक्शन मैनेजर की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट किया जाए। फार्मूला देखेगा इसका, पहले इसको पढ़िए, एसपी इंटू एसक्यूएओ। क्या मतलब? किस प्राइस पे मटेरियल परचेज किया जाना चाहिए था और कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए थी। सो मटेरियल कॉस्ट विच शुड हैव बीन इनकर्ड। जब आप कहते हो स्टैंडर्ड प्राइस यानी कॉस्ट विच शुड हैव बीन इनकर्ड, शुड हैव बीन इनकर्ड फॉर क्वांटिटी विच शुड हैव बीन कंज्यूम्ड। जो क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए थी उसको अगर स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदा जाता तो कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है और वो किस प्राइस पे खरीदी जानी चाहिए थी। समझने का सबसे बढ़िया तरीका लास्ट में, एसक्यूएओ क्वांटिटी विच शुड हैव बीन कंज्यूम्ड माइनस क्वांटिटी विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड। इससे ये डिफरेंस आपको क्या बताता है कि कितना क्वांटिटी का कंजम्पशन ज्यादा है या कम है। अगर क्वांटिटी कम कंज्यूम हुई है तो यूसेज वेरिएंस फेवरेबल आ जाएगा, अगर क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम हुई है तो यूसेज वेरिएंस एडवर्स आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि जब आप यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करें तो आपको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों? क्योंकि अगर मटेरियल महंगा खरीदा गया है या सस्ता भी खरीदा गया है, मेरा मतलब है प्राइस में डिफरेंस अगर है भी, तो प्रोडक्शन मैनेजर कहेगा कि मुझे क्यों सुनाते हो भाई, मटेरियल महंगा हुआ ये परचेज मैनेजर की प्रॉब्लम है, मटेरियल सस्ता हुआ तो परचेज मैनेजर को शाबाशी दीजिए। अभी जब आप यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो आप प्रोडक्शन मैनेजर की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करते हैं, तो आपको प्राइस के डिफरेंस पे डिस्कशन नहीं करना है। अच्छा, जो यूसेज वेरिएंस है यानी जो प्रोडक्शन मैनेजर की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करता है, ये यूसेज वेरिएंस आगे भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। एक को हम कहते हैं मिक्स वेरिएंस और दूसरे को हम कहते हैं यील्ड वेरिएंस। अब आइए, जब हम लोगों ने यूसेज वेरिएंस पे डिस्कशन कर लिया है तो डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आते हैं मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस की तरफ। डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस के फार्मूले को जरा देखिएगा। मटेरियल कॉस्ट विच शुड हैव बीन इनकर्ड, यहां से लेके यहां तक, यानी मटेरियल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी। इधर आइएगा, मटेरियल कॉस्ट विच शुड हैव बीन इनकर्ड एकदम सेम है। दोनों ये बताना चाहते हैं कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इफ एक्चुअल क्वांटिटी शुड हैव बीन कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशियो और दूसरी तरफ क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन एक्चुअल रेशियो, तो मेरे भाई ये सारा का सारा ये जो डिफरेंस है ना, ये रेशियो को लेकर है। इसको और ज्यादा ध्यान से समझने के लिए मैं आपको आपके एग्जाम्पल पर ले आता हूं। इधर आइएगा, पहले एग्जाम्पल देखिए।
भाई हम दो तरीके के इनपुट कंज्यूम करते हैं, उनके नाम है ए और बी। ठीक है, शुरू में डिसाइड किया गया कि इनपुट का कंजम्पशन 3 और 2 की रेशो में होना चाहिए था। परफेक्ट है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि ए के 70 केजीज और बी के 80 केजीज कंज्यूम हुए, टोटल इनपुट कंज्यूम हुआ 150 केजीज और एक्चुअल रेशो है 70 एंड 80। इधर आइएगा, जब हम कहते हैं इनपुट विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड इन एक्चुअल रेशो तो वो हो गया 70 एंड 80 केजीज। लेकिन अगर यही 150 केजीज का जो कंजम्पशन हुआ है, मैं अगर इस तरफ आता हूं तो वो कहना चाहते हैं स्टैंडर्ड रेशो। तो 150 केजी जो कंज्यूम हुआ है, अगर ये कंजम्पशन स्टैंडर्ड रेशो में होता यानी 3 और 2, तो ए का शेयर इसमें 3/5 और बी का 2/5 होना चाहिए था। ऑफ कोर्स, तो ये हो गया 90 केजीज एंड 60 केजीज। तो मिक्स वेरिएंस बेसिकली आपको क्या बताने की कोशिश करता है कि मटेरियल के कंजम्पशन में अगर रेशो में गड़बड़ नहीं हुई होती, सोची गई रेशो में मटेरियल का कंजम्पशन होता, तो मटेरियल का कंजम्पशन कैसा होता? मेरा मतलब है जब आप टर्म यूज करते हो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी RSQ, RSQ का मतलब जो क्वांटिटी एक्चुअल में कंज्यूम हुई, अगर वो कंजम्पशन स्टैंडर्ड रेशो में होता, लेकिन उसका कंजम्पशन एक्चुअल में किसी और रेशो में हुआ है, तो बेसिक आइडिया क्या है? स्टैंडर्ड रेशो एज कंपेयर टू एक्चुअल रेशो, इसलिए इसका नाम भी डाला गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बढ़ते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस की तरफ। यील्ड वेरिएंस को ना दो तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक हम इसको कहते हैं इनपुट मेथड और दूसरे को हम कहते हैं आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू को समझिएगा। स्टैंडर्ड प्राइस तो स्टैंडर्ड हो गया भाई, किस प्राइस पे मटेरियल परचेज किया जाना चाहिए था। SQAO माइनस RSQ। व्हाट इज SQAO? इनपुट विच शुड हैव बीन कंज्यूम्ड, कितना इनपुट कंज्यूम करना चाहिए था, माइनस इनपुट एक्चुअली कंज्यूम्ड बट इन स्टैंडर्ड रेशो। बेसिकली आप इनपुट के कंजम्पशन का डिफरेंस ही जानना चाहते हैं कि इनपुट कितना कंज्यूम होना चाहिए था माइनस इनपुट कितना कंज्यूम हुआ है। लेकिन एक बेसिक आइडिया इसके अंदर है जो ध्यान से सोचेगा कि इनपुट एक्चुअली कंज्यूम्ड बट इन स्टैंडर्ड रेशो। मैं मानता हूं कि इनपुट के कंजम्पशन में रेशो में भी गड़बड़ हुई है, पर मेरे प्यारे बच्चों हम एक रीजन को दूसरे रीजन में मिक्सअप नहीं होने देंगे। आप ऑलरेडी मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला पढ़ चुके हैं। मिक्स वेरिएंस क्या करता है कि मटेरियल के कंजम्पशन में जो रेशो की गड़बड़ हुई है उसको डिस्कस करता है। इसका मतलब रेशो वाली गड़बड़ अब हम दोबारा से तो पढ़ेंगे नहीं, तो ये जो यील्ड वेरिएंस पढ़ा जाता है ये कंडीशन पर पढ़ा जाएगा, और वो ये कि रेशो की गड़बड़ पर बात मत करो भैया। इसीलिए जब हम दो इनपुट्स को कंपेयर करते हैं उसमें जो दूसरा वाला इनपुट है यानी मटेरियल जो एक्चुअली कंज्यूम हुआ है वो वाला इनपुट है जो रेशो में गड़बड़ के बगैर वाले फैक्टर पर बेस्ड हो, क्योंकि मिक्स वेरिएंस एक अलग मैटर है और यील्ड वेरिएंस एक अलग मैटर है। तो ध्यान से देखिएगा, इनपुट विच शुड हैव बीन कंज्यूम्ड माइनस इनपुट एक्चुअल कंज्यूम्ड बट इन स्टैंडर्ड रेशो, यानी रेशो की गड़बड़ को इग्नोर करें। अब इसका एक आउटपुट मेथड है। आउटपुट मेथड का तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। पहले ब्रैकेट में क्या है कि जो भी आउटपुट बनता है वो कितनी कॉस्ट में बन जाना चाहिए था। दूसरे ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, आउटपुट ऑब्टेन्ड यानी एक्चुअल में जो आउटपुट आपने ऑब्टेन करा है माइनस आउटपुट विच शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड। सोचिए, ये है यील्ड वेरिएंस का मोर परफेक्ट फार्मूला। यील्ड का तो खैर मतलब ही आउटपुट होता है, जो आउटपुट आपने ऑब्टेन किया माइनस जो आउटपुट आपको ऑब्टेन कर लेना चाहिए था। ऑफ कोर्स अगर आपका एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन्ड ज्यादा है तो सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगी, और अगर आउटपुट एक्चुअली ऑब्टेन्ड कम है तो सिचुएशन एडवर्स होगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आउटपुट विच शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड ये कैसे पता किया जाए। ये जानने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लाता हूं। एक क्वेश्चन में आपको कहा गया कि इनपुट कंज्यूम हुआ 10,000 केजीज
आउटपुट ऑब्टेन्ड हुआ 4500 यूनिट्स, और आउटपुट की एक यूनिट को बनाने में मटेरियल 2 किलोग्राम कंज्यूम होना चाहिए था। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट विच शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड कितना, तो आप कहेंगे कि 10,000 kgs एक्चुअली कंज्यूम्ड है, सही बात है, डिवाइडेड बाय बजट के हिसाब से अगर आप 2 किलोग्राम कंज्यूम करते हैं तो आउटपुट की एक यूनिट प्रोड्यूस करी जा सकती थी ना। ओके, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि आउटपुट की 5000 यूनिट आप पॉसिबली प्रोड्यूस कर सकते थे, यानी जो इनपुट एक्चुअल में कंज्यूम किया गया है उसमें पोटेंशियल था इस बात का कि आप 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे। अब आप सोचिए, इनपुट आउटपुट एक्चुअली ऑब्टेन्ड अगर 4500 यूनिट्स हो, लेकिन पोटेंशियल ये हो कि 5000 यूनिट बनाई जा सकती थी, तो डिफरेंस एडवर्स सिचुएशन की तरफ आपको लेके जाएगा, जो ये बताएगा कि आपने जो आउटपुट ऑब्टेन किया है वो उम्मीद से कम है, सिचुएशन एडवर्स होकर रहेगी। आप लोगों ने सारे मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ लिए हैं। अब चलिए मैं आपको यह बता दूं कि फाइनल स्ट्रक्चर क्या है। मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करते समय आप इस तरीके से टेबुलर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप 4 कॉलम बना सकते हैं, M1, M2, M3, M4, जिसमें M1 का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, यानी किस प्राइस पे मटेरियल परचेज किया जाना चाहिए था और इनपुट कितना कंज्यूम होना चाहिए था, दोनों बातें एज पर स्टैंडर्ड। M4 क्या है, दोनों बातें एज पर एक्चुअल, एक्चुअल में क्या प्राइस रहा और एक्चुअल में कितना इनपुट कंज्यूम हुआ। तो अगर आप M1 पहले कॉलम में से M4 लास्ट कॉलम माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस M3 माइनस M4 किस सेंस में, आप ऑब्जर्व करिएगा कि इसमें स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस है और क्वांटिटी एक्चुअल है। जो आप लोगों ने प्राइस वेरिएंस का फार्मूला पढ़ा है वो यही है कि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस कितना है, लेकिन क्वांटिटी जो कंज्यूम हुई है वो एक्चुअल बेसिस पे कंसीडर करी जानी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप M1 में से M3 डिडक्ट करेंगे, आप ऑब्जर्व करें इसमें स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन है, अनकॉमन क्या रह गया, यहां से तो SQAO और यहां से AQ। जब आप डिफरेंस पता करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, कितना इनपुट कंज्यूम होना चाहिए था माइनस कितना इनपुट कंज्यूम हुआ है। इसलिए परफेक्ट तरीका है ये यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करने का। मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, वेल दिस इज M2 माइनस M3। ऑब्जर्व करिएगा, M2 कहता है RSQ, M3 कहता है AQ। RSQ क्या होता है, जो क्वांटिटी कंज्यूम हुई अगर वो स्टैंडर्ड रेशो में कंज्यूम होती तो। AQ क्या है, जो क्वांटिटी कंज्यूम हुई वो भी एक्चुअल रेशो में। तो जब आप M2 में से M3 माइनस करते हैं तो आप बेसिकली ये बताने की कोशिश करते हैं कि रेशो में डिफरेंस कितना है, कितना फेवरेबल है और कितना एडवर्स है। यील्ड वेरिएंस का इनपुट वाला फार्मूला क्या हो गया, M1 माइनस M2। आप ऑब्जर्व करें SQAO कितना इनपुट कंज्यूम होना चाहिए था माइनस RSQ कितना इनपुट कंज्यूम हुआ है अगर रेशो के डिफरेंस पर बात ना करी जाए तो। और ऑफ कोर्स यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने का जो आउटपुट बेस फार्मूला है वो कुल मिलाकर यही है। तो जी मटेरियल वेरिएंसेस पर हमारा अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। हमने आज ही की क्लास में बाकी सारे वेरिएंसेस के फार्मूलों पर भी बात करनी है। आइए बढ़ते हैं लेबर वेरिएंसेस की तरफ। लेबर वेरिएंसेस में 2 तरीके के केसेस आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। पहले को हम कहते हैं विदाउट आइडल टाइम। ऑब्वियसली केस नंबर 2 हो गया विद आइडल टाइम। आइडल टाइम की डेफिनेशन आप अच्छी तरह जानते हैं। आइडल टाइम उस टाइम को कहा जाता है कि जब हमने वर्कर को पेमेंट तो करी है पर वर्कर ने काम नहीं करा। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि कोई आइडल टाइम है ही नहीं, इसका मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि हमने वर्कर को जितने आवर्स की पेमेंट करी, वर्कर ने भी उतने आवर्स वर्क किया। मतलब कोई डिफरेंस बेसिकली आवर्स वर्कड और आवर्स पेड में है ही नहीं। पहले आइए इस केस के बारे में बात करते हैं।
इसमें जो वेरिएंसेस कैलकुलेट करने का सिस्टम है वो एकदम सेम है, आइडेंटिकल है, मटेरियल वेरिएंसेस से मिलता हुआ है। कैसे, सुनेगा जी। सबसे बड़े वेरिएंस का नाम है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे मटेरियल में था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहां पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, इसके बाद है डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। देखिए, मटेरियल में आप टर्म यूज करते थे प्राइस। मटेरियल के केस में प्राइस टर्म मोर एप्रोप्रिएट है, पर वर्कर्स के केस में प्राइस टर्म ठीक नहीं लगता क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है। रेट ठीक है, रेट के बेसिस पे आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए एज पर स्टैंडर्ड वर्कर को किस रेट पर पेमेंट होनी चाहिए थी और किस रेट पर पेमेंट हुई है। प्राइस टर्म बड़ा अजीब सा है, बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाना चाहिए लेबर के केस में। ओके, तो यहां पर हम लोग रेट का डिफरेंस डिस्कस करेंगे, इससे लेबर कॉस्ट पे कितना पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हो। मटेरियल में प्राइस, लेबर में रेट। ओके, मटेरियल में आप टर्म यूज करते थे यूसेज वेरिएंस। अब आप सोचिए लेबर में यूसेज वेरिएंस क्या ठीक लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए यहां पे टर्म है डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस से हम यही तो पता करने की कोशिश करेंगे कि वर्कर मोर एफिशिएंट है कि लेस एफिशिएंट है, वर्कर ने ज्यादा टाइम लिया कि कम टाइम लिया। मटेरियल में आप कहते थे ना कि मटेरियल ज्यादा यूज हुआ कम यूज हुआ, तो टर्म यूसेज वेरिएंस ठीक था। यहां पे आप कहोगे ना कि वर्कर मोर एफिशिएंट है लेस एफिशिएंट है, तो यहां पे टर्म एफिशिएंसी ठीक है। एफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट हुए, एक हुआ मिक्स या फिर गैंग वेरिएंस। ऑब्वियसली ये कब डिस्कस किया जाएगा मिक्स वेरिएंस? जब आपके पास वर्कर्स की एक से ज्यादा कैटेगरी हो, आपको ये सोचना पड़े कि किस रेशो में वर्कर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए था पर किस रेशो में एक्चुअल में अपॉइंटमेंट हुआ है। आप जानते हो कि जो रेशो में गड़बड़ हो जाती है, जो मिक्सचर में गड़बड़ हो जाती है, उस वजह से लेबर कॉस्ट जितना ज्यादा हुआ जितना कम हुआ, यानी जितना एडवर्स हुआ जितना फेवरेबल हुआ, हम उस वेरिएंस को नाम देते हैं डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस या फिर गैंग वेरिएंस। जहां तक यील्ड वेरिएंस का सवाल है, वही कंसेप्ट है जो मटेरियल में भी था कि जो आउटपुट आप प्रोड्यूस करते हैं, वो जो एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है, क्या वो स्टैंडर्ड आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा है? अगर आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करने में कामयाब हैं तो यील्ड वेरिएंस आपका फेवरेबल आ जाएगा। ओके, अब ये सब आपको कैलकुलेट कैसे करना है? देखिए, जैसे कॉलम्स मटेरियल वेरिएंसेस में एकदम वैसे ही कॉलम लेबर वेरिएंसेस में। हल्का सा फर्क क्या है भाई कि वहां पर हम कहते थे प्राइस, यहां पर हम कहते हैं रेट। एसआर मींस स्टैंडर्ड रेट, AR मींस एक्चुअल रेट, SHAO स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो भी एक्चुअल आउटपुट बना है वो कितने आवर्स में पॉसिबली बन जाना चाहिए था। एक तरीके से L1 में दोनों बातें एज पर स्टैंडर्ड, रेट एज पर स्टैंडर्ड और टाइम एज पर स्टैंडर्ड, लेकिन L4 में दोनों बातें एज पर एक्चुअल, रेट भी एक्चुअल और जो टाइम लिया गया वो भी एक्चुअल। ऑब्वियसली अगर आप L1 में से L4 माइनस करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? लेबर डिपार्टमेंट का टोटल वेरिएंस, दैट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट ज्यादा हो गई है तो एडवर्स आ जाएगा, कॉस्ट कम हो गई तो फेवरेबल आ जाएगा। अगर आप L3 में से L4 डिडक्ट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, इसमें एक्चुअल आवर्स तो कॉमन है और बाकी अनकॉमन क्या रह गया? यहां स्टैंडर्ड रेट और यहां एक्चुअल रेट। इफेक्टिवली हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस रेट पर पेमेंट होनी चाहिए थी माइनस किस रेट पर पेमेंट हुई है। अगर एक्चुअल रेट ज्यादा है तो रेट वेरिएंस एडवर्स आ जाएगा, एक्चुअल रेट कम है तो रेट वेरिएंस फेवरेबल आ जाएगा। ओके, अगर आप L1 में से L3 डिडक्ट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कंसेप्ट कुल मिलाकर वही है, ध्यान से देखिएगा कि कितने आवर्स वर्कर को लिए जाने चाहिए थे SHAO और AH, यानी कितने आवर्स वर्कर ने एक्चुअल में लिए। तो बेसिकली आप कौन सा डिफरेंस जानना चाहते हैं? कितने आवर्स लिए जाने चाहिए थे और कितने आवर्स लिए गए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम। वी कंपेयर टू थिंग्स, टाइम विच शुड हैव बीन टेकन, टाइम विच इज एक्चुअली टेकन।
अगर टाइम ज्यादा लिया गया है तो आप देखेंगे कि आपका एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स आएगा। अगर एक्चुअल आवर्स ज्यादा है तो एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स आएगा, और अगर एक्चुअल आवर्स कम है तो एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आएगा। रहा सवाल कि ये स्टैंडर्ड रेट पर क्यों कंपेयर किया जाता है, इसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर रेट में डिफरेंस हुआ भी है तो वर्कर की एफिशिएंसी कहती है जी मुझे उससे क्या लेना देना, ये रेट का मामला है। रेट एक अलग मैटर है, एफिशिएंसी एक अलग मैटर है, और हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बातों को मिक्सअप होने नहीं देते। अच्छा, अगर आप L2 में से L3 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या पता चलेगा, डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। RSH का मतलब क्या हो गया कि अगर रेशो में गड़बड़ नहीं होती तो वर्कर का अपॉइंटमेंट कैसे होता, और AH का मतलब वर्कर्स के अपॉइंटमेंट में गड़बड़ हुई है। तो अगर रेशो में डिफरेंस नहीं होता, रेशो जो है स्टैंडर्ड बेसिस पर मेंटेन्ड होती तो वो RSH है, लेकिन रेशो में गड़बड़ हुई है तो वो AH हो गया, एक्चुअल आवर्स वर्कड। और लास्ट में आप जानते ही हैं कि L1 में से L2 अगर मैं डिडक्ट करता हूं तो मुझे पता चलेगा डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस। लेकिन यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने का ये जो तरीका हो गया, ये इनपुट बेस्ड मेथड हो गया। अल्टरनेटिवली आप जानते हैं कि यील्ड वेरिएंस दूसरे तरीके से भी पता किया जा सकता है, और वो कौन सा है? इसमें पहले ब्रैकेट में क्या आता है? वेल, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और दूसरे ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन्ड माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट, या फिर पॉसिबली जो आउटपुट आप प्रोड्यूस कर सकते थे, एक्सपेक्टेड आउटपुट बाय यूजिंग एक्चुअल इनपुट। जो भी एक्चुअल में इनपुट कंज्यूम किया गया है उस इनपुट में, यानी जो भी एक्चुअल आवर्स वर्क करे गए हैं उसमें पॉसिबली कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता था। अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हुआ एक्सपेक्टेड आउटपुट के कंपैरिजन में तो सिचुएशन फेवरेबल होकर रहेगी। ये लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करने का सिस्टम आपको तब एडॉप्ट करना है जब क्वेश्चन में आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं हो, यानी एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड इक्वल हो। तो अब हम क्या पढ़ना चाहेंगे कि लेबर वेरिएंसेस का केस नंबर 2 जिसमें आइडियल टाइम की सिचुएशन होती है। ठीक है जी, बढ़ते हैं उस तरफ। केस नंबर 2, आइडियल टाइम। आइडियल टाइम की पहचान क्या है कि यहां जो आवर्स के जिनकी पेमेंट करी जाती है वो है मोर देन वर्कड आवर्स, और इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ यानी पेड आवर्स और वर्कड आवर्स का जो डिफरेंस है इफेक्टिवली वही तो आइडियल टाइम हुआ ना। ओके, देखिए अगर आइडियल टाइम की सिचुएशन हो तो एक वेरिएंस इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस फिर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होगा, जिसमें एक रेट वेरिएंस आप जानते ही हैं जो रेट के डिफरेंस को मेजर करेगा। एफिशिएंसी वेरिएंस आप जानते ही हैं जो वर्कर के एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट होने पर कमेंट करेगा। रेट वेरिएंस में रेट का डिफरेंस डिस्कस होगा, और एफिशिएंसी वेरिएंस में जो टाइम लिया जाना चाहिए था और जो टाइम लिया गया है उसके डिफरेंस पर बातचीत होगी। एक तीसरा वेरिएंस एग्जिस्टेंस में आएगा, उसका नाम होगा आइडल टाइम वेरिएंस। ये आइडल टाइम वेरिएंस बेसिकली पेड आवर्स और वर्कड आवर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हर केस में एडवर्स ही होता है, क्योंकि आइडल टाइम का तो मतलब ही यही है ना कि हमने वर्कर को पेमेंट करी पर वर्कर ने काम नहीं करा। ये तो सिचुएशन बाय नेचर ही एडवर्स मानी जानी चाहिए। अच्छा, एफिशिएंसी वेरिएंस के वही 2 पार्ट्स हुए, एक मिक्स वेरिएंस या गैंग वेरिएंस और दूसरा यील्ड वेरिएंस। सारे वेरिएंसेस वही हैं, बस आइडल टाइम बीच में ऐड हो गया। अब आप इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो जी, जब भी क्वेश्चन में आइडल टाइम की सिचुएशन होगी एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा। पहला कॉलम वही रहेगा SR मल्टीप्लाइड विद SHAO, यानी किस रेट पर पेमेंट होनी चाहिए थी और कितने आवर्स का टाइम लिया जाना चाहिए था।
सेकेंड कॉलम भी वही है, SR मल्टीप्लाइड विद RSH, स्टैंडर्ड रेट और जो भी एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं, अगर उनकी पेमेंट स्टैंडर्ड मिक्स, अगर उनकी अपॉइंटमेंट स्टैंडर्ड या बजटेड रेशो के हिसाब से होती, तो वही वर्कर्स के जो आवर्स हैं वो कितने होने चाहिए थे। ओके, फिर है SR मल्टीप्लाइड विद AHW, जो आवर्स एक्चुअल में वर्कड है उनकी पेमेंट कितनी होनी चाहिए थी। SR मल्टीप्लाइड विद AHP, जो एक्चुअल आवर्स पेड हैं उनकी पेमेंट कितनी होनी चाहिए थी। और लास्ट में जो एक्चुअल आवर्स पेड हैं उनकी पेमेंट एक्चुअल में कितनी हुई है। देखो जी, अगर आप L1 में से L5 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या पता चलेगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इफेक्टिवली कितनी कॉस्ट लेबर की होनी चाहिए थी माइनस कितनी कॉस्ट लेबर की हुई है। L4 में से L5 माइनस करते ही आपको पता चलेगा डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस, इसी को तो आप रेट वेरिएंस कहना चाहेंगे, ठीक बात है। L3 में से L4 माइनस करते ही आपको पता चलेगा ITV, दैट इज आइडल टाइम वेरिएंस। इफेक्टिवली सोचा जाए तो आप एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड का डिफरेंस ही तो जानना चाहते हैं। एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड का डिफरेंस रेट स्टैंडर्ड के बेसिस पे लेंगे, क्योंकि अगर रेट का कोई डिफरेंस है भी तो वो रेट वेरिएंस पढ़ेगा। आइडल टाइम वेरिएंस कहेगा कि जब आप मेरे बारे में बात करेंगे तो रेट के डिफरेंस पर तो बात मत करिए ना, क्योंकि एक रीजन दूसरे रीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। उसी तरीके से जब आप L1 में से L3 को डिडक्ट करेंगे तो आपको एफिशिएंसी वेरिएंस पता चलेगा। L1 यानी टाइम विच शुड हैव बीन टेकन और L3 यानी टाइम विच इज एक्चुअली टेकन। परफेक्ट है जी। L2 में से L3 माइनस करेंगे तो आपको मिक्स वेरिएंस की जानकारी मिलेगी। L1 में से L2 माइनस करेंगे तो आपको यील्ड वेरिएंस की जानकारी मिलेगी। यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने का ये इनपुट मेथड हो गया। ऑफ कोर्स आप आउटपुट मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और आउटपुट मेथड का फार्मूला मुझे बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो आउटपुट मेथड का फार्मूला पहले आपने जाना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट और दूसरे ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट, फार्मूला तब भी वही का वही ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, लेबर वेरिएंसेस के बारे में मैं फिर बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आइडल टाइम के बगैर सिचुएशन डील करनी है कि आइडल टाइम के साथ। आइडल टाइम के बगैर सिचुएशन डील करनी है तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं, और आइडल टाइम के साथ तो आपको 5 कॉलम बनाने। वेरिएंसेस कैलकुलेट करने का काम बाद में होता रहेगा, पहले आइडेंटिफाई करें कि हमने अपनी गाड़ी को किस ट्रैक पर लेके जाना है, आइडल टाइम के बगैर या आइडल टाइम के साथ। परफेक्ट है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं ओवरहेड्स वेरिएंसेस की तरफ। ओवरहेड्स वेरिएंसेस को हम लोग या तो वेरिएबल ओवरहेड्स में क्लासिफाई करेंगे या फिक्स्ड ओवरहेड्स में। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस को कम इंपॉर्टेंस दी गई है। वैसे एक बात बताऊं, अगर आपको वेरिएंसेस समझने हैं, आपको मैंने अपनी मेन क्लासेस में भी बताया था कि अगर वेरिएंसेस का एक्सप्लेनेशन समझना है तो वेरिएबल ओवरहेड में आप हमेशा मानिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर परफेक्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है, ये सेमी वेरिएबल होता है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के एस्पेक्ट से मेरी आप एडवाइस माने तो जब भी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस पे डिस्कशन हो अपने दिमाग में जरूर रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जब भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस पे डिस्कशन हो अपने दिमाग में रखिएगा बिल्डिंग का रेंट या स्टाफ को दी गई सैलरी, ऐसा कुछ। ओके, पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की तरफ आते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में जो सबसे बड़ा वेरिएंस है उसको हम कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ऑब्वियसली इसमें आप यही बताना चाहेंगे कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी और कितनी कॉस्ट हुई है। जो ऑब्जेक्टिव आपका मटेरियल वेरिएंसेस में था, लेबर वेरिएंसेस में था, एज इट इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी उसी पैरामीटर पर कंप्यूट होता है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। वेरिएबल ओवरहेड में क्या है
कि फर्दर क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो कैटेगरीज हैं, एक का नाम है एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरे का नाम है एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, इसीलिए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें खाली 3 वेरिएंसेस होते और 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने में स्टूडेंट को कितना टाइम लग जाएगा। और पेपर चेक करने वाले को ना स्टूडेंट को दिया गया ये एडवांटेज बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते हैं अच्छा इतनी जल्दी फटाफट स्टूडेंट आंसर कैसे निकाल सकता है, जबकि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में बड़े सारे वेरिएंसेस होते हैं। तो एग्जाम में ये हमेशा आप पाएंगे कि वेरिएबल ओवरहेड पे इंपॉर्टेंस कम दी जाती है। चलिए खैर, वेरिएबल ओवरहेड में 3 तरीके के वेरिएंस हैं। सबसे बड़े वेरिएंस का नाम है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये कैसे पता किया जाता है, ये मैं अगली स्लाइड पर आ गया। इसका सिंपल सा फार्मूला है आउटपुट एब्जॉर्ब्ड वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आउटपुट, इधर देखिएगा, जो भी आउटपुट एक्चुअल में बना है, इधर भी एक्चुअल आउटपुट लिखा गया है और इधर भी एक्चुअल आउटपुट लिखा गया है, यानी डिस्कशन एक्चुअल आउटपुट के रिलेशन में ही है। लेकिन ये चूंकि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है तो मल्टीप्लाई भी वो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट से ही होता है। दोनों बातें एक्चुअल, यहां पर आउटपुट तो एक्चुअल है लेकिन एक्सपेंडिचर एज पर बजट। इसको 2 तरीके से सोचा जा सकता है। पहला तरीका कि जो आउटपुट आपने बनाया अगर उस पर कॉस्ट वैसी ही होती जैसी एज पर बजट था, यानी रेट एज पर बजट हो पर आउटपुट एक्चुअल वाला हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट कितनी हुई है। ये एक पैरामीटर है बात को समझने का। दूसरा पैरामीटर है रिकवरी का एस्पेक्ट। देखो, आप जानते हो कि रिकवरी रेट हमेशा पीरियड के शुरू में डिसाइड होता है। आप इसको बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट भी कह सकते हैं। पीरियड के शुरू में आप सोचते होंगे ना कि ये आउटपुट बनाएंगे, ये कॉस्ट होगी, उस बेसिस पर डिसाइड हो जाता है कि एक एक यूनिट कस्टमर को बेचकर हमें वेरिएबल ओवरहेड की रिकवरी कितनी करनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आपको नजर आ रहा है, ये है रिकवरी रेट एस्टेब्लिश्ड एट द बिगिनिंग। पूरे पीरियड में जो भी एक्चुअल आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया और कस्टमर को बेचा, पक्का आपने ये अमाउंट रिकवर कर लिया होगा। तो इफेक्टिवली हम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इफेक्टिवली हम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपने कितना अमाउंट कस्टमर से रिकवर कर लिया माइनस आपका एक्सपेंडिचर एक्चुअल में कितना हुआ। तो ये डिफरेंस है क्या, रिकवर्ड अमाउंट माइनस इनकर्ड अमाउंट। अगर तो रिकवरी ज्यादा है हम कहेंगे सिचुएशन फेवरेबल है, और अगर रिकवरी कम है तो सिचुएशन अनफेवरेबल है। फार्मूले को जब आप एक्सटेंड करते हैं तो एक्चुअल आउटपुट तो आ गया कॉमन। आप सोचिए बाकी क्या रह गया, पर यूनिट, यानी बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट माइनस एक्चुअल। ऑब्वियसली अगर कोई आपको यह कहे कि एज पर बजट एक्सपेंडिचर होना चाहिए था ₹10 पर यूनिट और एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ है ₹8 पर यूनिट, ऑब्वियसली आपको पर यूनिट ₹2 का एडवांटेज दिखता है, यानी सिचुएशन फेवरेबल है। या यूं सोचिए कि कस्टमर से रिकवरी तो करी गई ₹10 पर यूनिट, पर खुद का एक्सपेंडिचर हुआ ₹8 पर यूनिट, तो ये ओवर रिकवरी का केस है, और ओवर रिकवरी तो फेवरेबल सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट करेगी। ऑफ कोर्स ये जो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला आप देखेगा आउटपुट एब्जॉर्ब्ड माइनस इनपुट एब्जॉर्ब्ड। ये असल में वर्कर की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता। कैसे, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअल आउटपुट बना है वो पॉसिबली कितने आवर्स में बन जाना चाहिए था और पर आवर एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए था। इधर एक्चुअल में आवर्स कितने वर्क हुए और ऐसी सिचुएशन में कितना एक्सपेंडिचर पर आवर होना चाहिए था। आप देखेंगे कि इसमें बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कॉमन है, इसको छोड़िए। आप सोचिए डिफरेंस क्या है, SHAO that is the time which should have been taken minus the time which is actually taken। तो ये वर्कर की एफिशिएंसी को क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये बताता है
कि वर्कर ने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो आउटपुट पॉसिबली कितने आवर्स में बन जाना चाहिए था माइनस वो कितने आवर्स में बना है। तो ये वर्कर की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा या मोर एफिशिएंसी या लेस एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। वेरिएबल ओवरहेड में जो तीसरा वेरिएंस होता है उसका नाम है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसका कंसेप्ट भी बड़ा सिंपल सा है, दिस इज इनपुट एब्जॉर्ब्ड वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड तो बड़ा सिंपल है, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। ये सिचुएशन तो आप बड़े आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। इनपुट एब्जॉर्ब का मतलब है कि जो इनपुट एक्चुअल में यूज किया गया है उसका पॉसिबल एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए था, यानी आवर्स तो एक्चुअल वाले हैं पर रेट बजट वाला है। आप देखते हैं इसमें एक्चुअल आवर्स कॉमन है, डिफरेंस क्या रह गया, एज पर बजट पर आवर रेट और एज पर एक्चुअल रेट। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर आवर के डिफरेंस को जब आप पता करते हैं और उसको आप एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमको पता चलता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसके बड़े सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अपनी क्लास में करे थे। लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप ये ध्यान दें, VO1, VO2, VO3 हर क्वेश्चन में हम ये 3 कॉलम्स बनाते थे। पहला कॉलम आउटपुट एब्जॉर्ब, दूसरा इनपुट एब्जॉर्ब और तीसरा एक्चुअल। जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है वो कैसे पता चलता है, VO1 माइनस VO3। जो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है वो कैसे पता चलेगा, VO1 माइनस VO2। और जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो है VO2 माइनस VO3। बहुत सिंपल वे में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस कैलकुलेट हो जाते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस की तरफ। इसमें जो सबसे बड़ा वेरिएंस है दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ऑब्वियसली इसमें यही पता किया जाएगा ना कि फिक्स कॉस्ट की कितनी रिकवरी हुई है, कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, मेरा मतलब है अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। उसके बाद एक है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा है वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस के 3 पार्ट हो गए, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस। लेकिन पहले मैं आपका ध्यान बड़े इंपॉर्टेंट नोट की तरफ ले आना चाहूंगा। भाई ये जो कैलेंडर वेरिएंस है ना, ये जी हर क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं होता। कैलकुलेटेड ओनली इन दोज केसेस वेयर देयर इज डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल वर्किंग डेज। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहले आप वर्किंग डेज की इंफॉर्मेशन को क्लियरली डिफाइन करें। अगर वर्किंग डेज की इंफॉर्मेशन है तो कैलेंडर वेरिएंस है, वरना कैलेंडर वेरिएंस नहीं है। और अगर वो नहीं है तो जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो 2 पार्ट में जाएगा, एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस सिर्फ उन क्वेश्चन में जिसमें बजटेड और एक्चुअल वर्किंग डेज का डिफरेंस है। पहले इस बात को ज्यादा क्लियरली समझें, ओके। हर क्वेश्चन में कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होता है और ज्यादातर केसेस में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उनमें कैलेंडर वेरिएंस नहीं ही होता है। खैर चलिए सिचुएशन को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आप बिना कैलेंडर वेरिएंस के सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। आपको 4 कॉलम बनाने होंगे हर क्वेश्चन में। पहला है FO1 आउटपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, यानी जो एक्चुअल आउटपुट बना है उसका पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड कितना होना चाहिए, या यूं कहे उस एक्चुअल आउटपुट को कस्टमर को बेचकर हम कितनी रिकवरी कर सकते हैं। इनपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, जो एक्चुअल इनपुट यूज किया गया है, मेरा मतलब है जो वर्कर ने एक्चुअल में आवर्स वर्क किया है उसका पॉसिबल एक्सपेंडिचर कितना हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। फिर बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ओके, इट मींस व्हाट, कि जो आपने ओरिजिनली अपना बजट डिसाइड किया था कितना ओवरहेड कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर लास्ट में FO4। अच्छा, इनको कैलकुलेट करने का सिस्टम भी एकदम क्लियर है। सबसे पहले FO1 में से FO4 जब आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली आपको क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल
अंडर रिकवर्ड और ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर अंडर रिकवरी हुई तो अनफेवरेबल, ओवर रिकवरी हुई तो फेवरेबल। मैं फिर से पिछली स्लाइड पर गया। फिक्स्ड ओवरहेड्स यानी आपने जो कस्टमर से फिक्स्ड ओवरहेड की रिकवरी करी FO1 माइनस एक्चुअल में आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ FO4। ऑब्वियसली अगर ये ओवर रिकवरी का केस है तो सिचुएशन फेवरेबल होगी, अगर ये अंडर रिकवरी का केस है तो सिचुएशन अनफेवरेबल। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर वेरिएंस है FO3 माइनस FO4। FO3 यानी एज पर बजट एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए था और एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। जैसे आपने शुरू में सोचा कि बिल्डिंग का रेंट कितना देंगे, एक्चुअल में आपको बिल्डिंग का रेंट ज्यादा देना पड़ गया। अगर आपने रेंट ज्यादा दिया है ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स आएगा, और अगर कम पे करा है तो फेवरेबल आएगा। मैं फिर से अगली स्लाइड पर आता हूं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपको यही बताता है कि एक्सेस अमाउंट स्पेंट कितना है या अंडर स्पेंट अमाउंट कितना है। अगर एक्सेस हुआ तो अनफेवरेबल हुआ, और अगर आपने कम स्पेंड करा है तो सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगी। मैं फिर से इधर आता हूं। वॉल्यूम वेरिएंस, ओके, वॉल्यूम वेरिएंस इज FO1 माइनस FO3। देखो जी ऐसा है, ये जो आउटपुट एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स है ना, ये एक्चुअल आउटपुट के रिलेशन में है, और ये जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है ये बजटेड आउटपुट के रिलेशन में है। तो FO1 एक्चुअल आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, FO3 बजटेड आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो बजट के कंपैरिजन में अगर आप आउटपुट ज्यादा बनाओगे तो पक्का वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल होगा। हाँ जी, वॉल्यूम वेरिएंस इट रिप्रेजेंट्स अंडर और एक्सेस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अगर क्वांटिटी कम बनी है तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम वेरिएंस अनफेवरेबल आ जाएगा, अगर क्वांटिटी ज्यादा बनी है तो वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल आ जाएगा। तो हर वेरिएंस के अनफेवरेबल या फेवरेबल होने के रीजंस हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस है FO1 माइनस FO2। वेल FO1 ये कहता है कि जो भी आउटपुट बना है वो पॉसिबली कितने आवर्स में बनना चाहिए था, और FO2 कहता है कि एक्चुअल में कितने आवर्स वर्क हुआ। तो हम बेसिकली क्या जानना चाहते हैं, सुनिएगा। एफिशिएंसी वेरिएंस जानने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जानना चाहते हैं कि एक्सेस या लेस टाइम टेकन फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो भी आउटपुट बनाया गया है उसको बनाने में वर्कर ने ज्यादा टाइम लिया है या कम टाइम लिया है। अगर ज्यादा टाइम लिया गया है तो सिचुएशन अनफेवरेबल होगी, कम टाइम लिया गया है तो सिचुएशन फेवरेबल होगी। उसी तरीके से कैपेसिटी वेरिएंस है जो हमको यह बताता है कि हम जो वर्कर से काम करते हैं उसका जो पोटेंशियल है, हमने अपने वर्कर से काम कम करवाया, सिचुएशन अनफेवरेबल, वर्कर से काम ज्यादा करवाया, सिचुएशन मोर फेवरेबल। और जो कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करने का फार्मूला भी है, दैट इज FO2 माइनस FO3। FO2 ये बताता है कि एक्चुअल में कितना आवर्स वर्क किया गया है, और FO3 बताता है कि कितने आवर्स को हम लोग एज पर बजट वर्कर से काम करवा सकते थे। ऑब्वियसली अगर एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है तो कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल होगा ही होगा। तो हर वेरिएंस के फेवरेबल होने का अपना मतलब है, अनफेवरेबल होने का भी अपना ही मतलब है। ये मैंने आपको वो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस बताए जो कैलेंडर वेरिएंस के बगैर हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के बारे में बात करेंगे जो कैलेंडर वेरिएंस के साथ है। ओके, देखो कैलेंडर वेरिएंस के साथ ना फिक्स्ड ओवरहेड की पोजीशन एकदम वही हो जाती है जो लेबर वेरिएंसेस में आइडल टाइम के साथ हो जाए। आपने पढ़ा है ना, आइडल टाइम के साथ लेबर वेरिएंसेस में 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं, कॉलम एक्स्ट्रा बनता है। वही सिचुएशन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में भी है। जैसे पता चलता है कि क्वेश्चन में बजटेड और एक्चुअल वर्किंग डेज की डिटेल्स हैं और डिफरेंसेस हैं, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है जिसको हम कहते हैं पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स। वैसे 4 कॉलम्स हैं लेकिन एक कॉलम और, तो हो गए टोटल 5 कॉलम। पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये तो तय है कि अगर आप FO1 में से FO5 माइनस करेंगे, यानी कितनी रिकवरी हुई माइनस कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड ओवरहेड्स का हुआ, वो तो खैर आपका कॉस्ट वेरिएंस है ही। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में कोई चेंज नहीं है, कुल मिलाकर वही पोजीशन है कि कितना एज पर बजट एक्सपेंडिचर होना चाहिए था माइनस एक्चुअल में कितना हुआ है।
फिर आप जानते हैं कि वॉल्यूम वेरिएंस FO1 माइनस FO4, यानी जो आउटपुट एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स है उसमें से बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आप माइनस करेंगे। जो आउटपुट एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो एक्चुअल आउटपुट की कैलकुलेशन है, लेकिन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड आउटपुट की कैलकुलेशन है। तो वॉल्यूम, मेरा मतलब है क्वांटिटी कम बनाना ज्यादा बनाना, ये फैक्टर यहां पर बड़े आराम से इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर आप जानते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका मतलब जो भी एक्चुअल आउटपुट बना है वो कितने टाइम में बनना चाहिए था, कितने टाइम में बना है, वर्कर की एफिशिएंसी के कारण फिक्स्ड ओवरहेड का कितना एडवर्स या फेवरेबल वेरिएंस आया है। उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस ये है कि वर्कर से कितना देर तक काम कराने का पोटेंशियल है। अगर ज्यादा पोटेंशियल है तो सिचुएशन फेवरेबल आएगी, नहीं तो सिचुएशन एडवर्स जाएगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पहले पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड समझना होगा। पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है, इसके लिए मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं। पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम लोग 3 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है और वो क्या कहता है कि देखिए आपके जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं और जो बजटेड वर्किंग डेज हैं उस कंटेक्स्ट में बताइए। जैसे मान लीजिए हमने एक बिल्डिंग को रेंट पर लिया, हम उसका जो रेंट पे करते हैं दैट इज ₹25,000 पर मंथ। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं। अच्छा, भले ही हम 25,000 का रेंट देते हैं महीने का, लेकिन हम हर रोज तो दुकान नहीं खोलना चाहेंगे। मान लेते हैं कि हफ्ते एक महीने में 5 दिन की छुट्टी शुरू से तय हुई, इसका मतलब 25 वर्किंग डेज डिसाइड करे गए। तो जैसे मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा एक वर्किंग डे का रेंट पॉसिबली कितना हो सकता है। वेल 25,000 डिवाइडेड बाय 25, ₹1,000 पर डे। अच्छा, एक्चुअल में मैंने कितने दिन काम किया ये तो पीरियड के आखिर में मुझे पता चलेगा। मान लीजिए कि हमने एक्चुअल में ज्यादा काम किया, जैसे मान लीजिए 27 दिन काम किया, तो सोचिए 27 दिन का पॉसिबल रेंट कितना हो सकता था। आप कहेंगे सर 27,000। अगर 27 वर्किंग डेज के कंटेक्स्ट में सोचा जाए तो यही पॉसिबल रेंट कितना हो सकता था, 27,000। ओके, हालांकि हमने एक्चुअल में कोई रेंट 27,000 थोड़ी देना है। आप समझा करो, रेंट तो 25,000 ही है, पर अगर आप किसी महीने में ज्यादा दिन काम करोगे तो उसका रेंट थोड़ी दोगे ज्यादा। यहां से तो कैलेंडर वेरिएंस का कंसेप्ट पिक्चर में आता है। कैलेंडर वेरिएंस ये कहता है कि देखिए, अगर आप बजट के मुकाबले ज्यादा दिन काम करते हो तो ज्यादा दिन का रेंट तो नहीं देते, तो वो जो पॉसिबल रेंट हो सकता था उसकी होती है सेविंग। तो कैलेंडर वेरिएंस ऐसी सिचुएशन में फेवरेबल आ जाएगा। ये कब फेवरेबल आएगा, जब आपके एक्चुअल वर्किंग डेज बजटेड वर्किंग डेज के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे तो। और अगर एक्चुअल वर्किंग डेज कम हुए तो सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाएगी। इसी एग्जांपल में अगर एक्चुअल वर्किंग डेज 24 होते तो ये आंसर 24,000 आ जाता, लेकिन फिर भी हमको तो रेंट 25,000 पे करना ही पड़ेगा। ओके, उसी तरीके से आप चाहें तो दूसरा मेथड लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, पॉसिबल आउटपुट मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। और पॉसिबल आउटपुट का मतलब क्या है कि देखिए, जितने भी एक्चुअल में वर्किंग डेज हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बजटेड आउटपुट पर डे से। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने एक्चुअल वर्किंग डेज हैं उसमें पॉसिबली कितना आउटपुट बनाया जा सकता था। इसके लिए हमको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एक्चुअल वर्किंग डेज और दूसरा बजटेड आउटपुट पर डे। सिमिलरली जो इसका मेथड नंबर 3 है वो कहता है पॉसिबल आवर्स मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। और पॉसिबल आवर्स कैसे कैलकुलेट होता है, सेम कंसेप्ट, एक्चुअल वर्किंग डेज मल्टीप्लाइड विद बजटेड आवर्स पर डे। देखो जी, कुल मिलाकर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का डिफरेंस पता करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं फिर से आगे आता हूं कि एज पर बजट 25 दिन काम होना चाहिए था, एक्चुअल में 27 दिन काम हुआ, तो 2 दिन एक्स्ट्रा काम हुआ, पर उन 2 दिनों का कोई फालतू हम रेंट नहीं देंगे। तो इसका मतलब 2 दिन का रेंट हम सेव करेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा,
पॉसिबल माइनस बजटेड, क्योंकि पॉसिबल फिक्स ओवरहेड की कैलकुलेशन एक्चुअल वर्किंग डेज के कंटेक्स्ट में होगी और बजटेड फिक्स ओवरहेड्स की कैलकुलेशन बजटेड वर्किंग डेज के कंटेक्स्ट में होगी। पॉसिबल में से बजटेड माइनस करने का मतलब एक्चुअल वर्किंग डेज में से बजटेड वर्किंग डेज माइनस किया जाएगा। वर्किंग डेज अगर ज्यादा हुए तो फेवरेबल, कम हुए तो अनफेवरेबल। अच्छा, लास्ट में आप जानते ही हैं सेल्स वेरिएंसेस और प्रॉफिट वेरिएंसेस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। जरूर जी। सेल्स वेरिएंसेस में सबसे बड़े वेरिएंस का नाम है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। आप क्या जानना चाहेंगे भाई, एज पर बजट कितनी सेल होनी चाहिए थी और एक्चुअल में सेल कितनी हुई है? बजटेड और एक्चुअल सेल का डिफरेंस। ऑब्वियसली सेल ज्यादा होनी चाहिए, सेल ज्यादा होगी तो ही तो सिचुएशन आप फेवरेबल कहोगे। तो बेसिकली सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ये बताने की कोशिश करेगा कि सेल डिपार्टमेंट ने सेल ज्यादा अचीव करी, फेवरेबल, कम अचीव करी, अनफेवरेबल। वेरी गुड। दो रीजंस, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। पहले प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में आप ये बताओगे, आपने प्रोडक्ट महंगा बेच दिया, सेल बढ़ गई, अच्छी बात, फेवरेबल। आपको प्रोडक्ट सस्ता बेचना पड़ गया, सेल घट गई, बुरी बात, अनफेवरेबल। एक बार फिर से, सेल बढ़ने या घटने के दो कारण हैं। पहला कारण है प्राइस और दूसरा कारण है वॉल्यूम। पहले प्राइस। भाई अगर आप महंगा बेचोगे तो सेल बढ़ेगी ना, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल। सस्ता बेचोगे तो सेल घटेगी ना, प्राइस वेरिएंस एडवर्स। सो सिंपल। दूसरा रीजन वॉल्यूम। भाई अगर आप ज्यादा वॉल्यूम बेचोगे बजट के कंपैरिजन में, सेल बढ़ेगी, सिचुएशन फेवरेबल। कम बेचोगे, सेल घटेगी, अनफेवरेबल। नाम वॉल्यूम वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। देखो भाई, हो सकता है कि आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हो, शुरू में आपने उसकी कोई रेशो डिसाइड करी होगी कि इस रेशो में प्रोडक्ट बेचना चाहिए, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट है, इस रेशो में बेचेंगे, पर रेशो में गड़बड़ हो गई। और आप जानते हो कि अगर रेशो में गड़बड़ हो गई, कोई प्रोडक्ट ज्यादा बेच दिया, कोई कम बेच दिया, उसमें एक महंगा होगा, एक सस्ता होगा, तो सेल पे कुछ अच्छा बुरा असर पड़ेगा भाई। वो सेल्स मिक्स वेरिएंस यही तो है कि ज्यादा क्वांटिटी बेची, कम क्वांटिटी बेची, इसमें रेशो की गड़बड़ हो गई। तो मिक्स वेरिएंस का मतलब रेशो में, मिक्सचर में होने वाली गड़बड़। क्वांटिटी वेरिएंस लास्ट में। देखो, जो वॉल्यूम का टोटल इंपैक्ट है उसमें से रेशो वाले इंपैक्ट को हटा दिया जाए। एक होता है रेशो की गड़बड़, लेकिन रेशो की गड़बड़ को अगर हटा भी दिया जाए तो वॉल्यूम में बैलेंस इंपैक्ट कितना हुआ है, उस बैलेंस इंपैक्ट को जानने के लिए हम लोग क्वांटिटी वेरिएंस पता करते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा। कंसेप्ट एकदम वही है जो आप लोगों ने मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस में भी पढ़ा था। आप लोगों ने क्या कंसेप्ट पढ़ा था भाई? देखो भाई, मतलब बेसिक आइडिया वही है। जब मैं कहता हूं बीएसपी तो मेरा मतलब है बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी एज पर बजट आपको प्रोडक्ट किस प्राइस पर बेचना चाहिए। जब मैं कहता हूं एएसपी, यानी एक्चुअल में आपने प्रोडक्ट किस प्राइस पर बेचा है, जब आप उसको AQ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल सेल S4। S1 क्या है? बजटेड सेल्स, यानी प्राइस भी एज पर बजट और क्वांटिटी भी एज पर बजट, दोनों बातें एज पर बजट। BQ यानी बजटेड क्वांटिटी। ऑफ कोर्स अगर मुझे पता करना है कि सेल डिपार्टमेंट ने टोटल ज्यादा सेल या कितनी कम सेल अचीव करी है, इसके लिए मुझे S1 और S4 का डिफरेंस पता करना होगा। पर ध्यान रखिएगा, यह डिफरेंस रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, यानी S4 माइनस S1। उसके पीछे ऑब्वियस रीजन हुआ ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक तो कॉस्ट वेरिएंसेस थे। कॉस्ट का क्या है कि ज्यादा होना बुरी बात होती है, पर सेल में ज्यादा होना अच्छी बात होती है। तो सेल वेरिएंसेस में और इसके बाद जो प्रॉफिट वेरिएंसेस आएंगे उसमें आपको अपनी अप्रोच को बदलना होगा, फार्मूलों को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाना होगा। सारे फार्मूले रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। उसी तरीके से कॉस्ट कम हो जाना अच्छी बात, पर सेल कम हो जाना बुरी बात, तो फार्मूले को रिवर्स ऑर्डर में लेके जाओगे ऑब्वियसली।
अच्छा, प्राइस वेरिएंस S4 माइनस S3, आप देख सकते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस और बजटेड सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस पता किया जा रहा है वो प्राइस वेरिएंस का डिफरेंस ही हुआ। वॉल्यूम वेरिएंस यानी एक्चुअल क्वांटिटी और बजटेड क्वांटिटी का डिफरेंस जानने की कोशिश होगी। क्वांटिटी का डिफरेंस, वॉल्यूम का डिफरेंस, और वॉल्यूम के डिफरेंस में जब हम लोग रेशो की प्रॉब्लम को सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो वो जाएगा S3 माइनस S2, क्योंकि S3 में है AQ जबकि S2 में है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब वही एक्चुअल क्वांटिटी बट इन बजटेड रेशो। तो सेल्स वेरिएंसेस को समझने का, याद करने का स्टूडेंट को कोई ज्यादा अलग से पैरामीटर डेवलप नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो उसने मटेरियल वेरिएंसेस में पढ़ा, समझो कुल मिलाकर बेसिक आइडिया वही है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं आपको लास्ट कंसेप्ट पर लेकर आता हूं, दैट इज प्रॉफिट वेरिएंसेस। ओके, प्रॉफिट वेरिएंसेस को ना हम सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस भी कहते हैं। प्रॉफिट वेरिएंसेस कहा जाए, सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस कहा जाए, एक ही बात है। मार्जिन का तो मतलब खैर प्रॉफिट ही होता है। अच्छा, जैसे सेल्स वेरिएंसेस में सबसे बड़ा वेरिएंस सेल्स वैल्यू वेरिएंस, प्रॉफिट में सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। इसमें आप क्या पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई कितना प्रॉफिट होना चाहिए था एज पर बजट और एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, उसका जो डिफरेंस है वो सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस में आपको पता चलेगा। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, ओके, आपने जो प्रोडक्ट को सस्ता बेचा है, महंगा बेचा है, देखो मेरे भाई, अगर आप ये सोचते हो कि प्रॉफिट पर यूनिट को बेस बनाया जाए, प्रॉफिट पर यूनिट को बेस क्यों बनाया जाए? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट महंगा बेचोगे तो प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ेगा, सस्ता बेचोगे तो प्रॉफिट पर यूनिट घटेगा। तो प्राइस में होने वाले चेंज के कारण प्रॉफिट पे जो अच्छा बुरा असर पड़ा उसको हम कहेंगे सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, वाजिबा। और अगर वॉल्यूम के कारण प्रॉफिट पे पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट आया है तो उसको हम कहेंगे सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। और अगर आप बड़ी ज्यादा वैरायटी की क्वांटिटी बेचते हो तो आप मिक्स वेरिएंस की कैलकुलेशन भी करना चाहोगे, और मिक्स के अलावा जो बाकी वॉल्यूम है वो क्वांटिटी वेरिएंस की कैलकुलेशन में जाएगा। अब ये सब कैलकुलेट कैसे होगा? एकदम वही सिस्टम, सिमिलर सिस्टम जो आप लोगों ने सेल्स वेरिएंसेस में भी पढ़ रखा है। आप देखेंगे हम जो टर्म यूज करते हैं BSM, वेल इट मींस बजटेड सेलिंग मार्जिन पर यूनिट, और वी कैन से बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। हम जो टर्म यूज करते हैं ASM, इट मींस एक्चुअल सेलिंग मार्जिन पर यूनिट और एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। ओके, BSM को BQ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों बातें एज पर बजट, कितनी क्वांटिटी एज पर बजट, कितना प्रॉफिट पर यूनिट एज पर बजट, इससे पता चलता है बजटेड प्रॉफिट। इधर आइए, P4 क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। इसमें सारी बातें एक्चुअल हैं। अगर आप P4 और P1 का डिफरेंस पता करेंगे, ध्यान रखिएगा P4 में से P1 आपको माइनस करना है, इससे आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट ज्यादा हुआ, कितना प्रॉफिट कम हुआ। और वो जो ज्यादा कम प्रॉफिट हुआ, अगर उसके पीछे रीजन है प्राइस, तो फार्मूला हो गया P3 माइनस P4 माइनस P3, और अगर रीजन है वॉल्यूम तो फार्मूला हो गया P3 माइनस P1। मिक्सचर अगर आपको जानना है तो P3 माइनस P2, और क्वांटिटी अगर आपको जानना है तो P2 माइनस P1। फार्मूले लगभग वही हैं जैसे पहले भी पढ़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस रिवीजन क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने का कोई स्कोप था ही नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फार्मूले इतने ज्यादा हैं कि हमने एक रिवीजन की क्लास इसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई कि सारे के सारे फार्मूले एक बार रिवाइज करे जा सके। ओके जी, तो इस रिवीजन क्लास को यहां पे कंप्लीट करने का टाइम आ गया। मिलेंगे अगली रिवीजन क्लास में, तब तक मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।